चलिए दोस्तों, तो अब इसमें आएगा आपको मजा जब आप देखेंगे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कितने एनालिटिकल तरीके के हो सकते हैं, जिसमें कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से यूज होंगे। तो पहले तो कुछ बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का लेवल जो है वो एडवांस होता चलेगा। तो पहला सवाल है आपका कि क्या डिफरेंस है ट्रेड डिस्काउंट में और कैश डिस्काउंट में। तो हमने डिटेल में इसके ऊपर चर्चा की थी कि सर कैश डिस्काउंट जो है वो क्या होता है, वो जनरली बल्क क्वांटिटी को सेल करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, आपकी सेल्स को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। हाउएवर जो कैश डिस्काउंट होता है वो इंस्टेंट पेमेंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट को मोटिवेट करने के लिए कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाता है। ये इसका जो है रोल जो है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ कैलकुलेशन तक ही रहता है, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। वेयरएज कैश डिस्काउंट जो है उसको कैलकुलेट भी किया जाता है एंड देयर आफ्टर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस भी पता होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस आपको थ्योरी में नहीं पूछे जाते। बट हाँ, बेसिक 2 3 पॉइंट, 4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री फॉर 2 और मोर ट्रांजैक्शंस। क्या ये पॉसिबल है कि एक जर्नल एंट्री पास की जाए 2 या 2 से अधिक ट्रांजैक्शंस के लिए? बताएं, अगर एक ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए एक एंट्री पास की जाएगी, दैट वी नो। बट क्या एक से अधिक ट्रांजैक्शन के लिए भी आप एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हो? बिल्कुल पास कर सकते हैं सर। कौन पास करने की परमिशन देता है? एक कॉन्सेप्ट है सर कंपाउंड जर्नल एंट्री का। ये कहता है कि आप एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को भी एक एंट्री में अगर एंटर करते हैं तो उसके इसमें आपको कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपके मल्टीपल डेबिट्स हो सकते हैं, मल्टीपल क्रेडिट्स हो सकते हैं, या फिर मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स दोनों हो सकते हैं, वट एवर द केस इट इज। बट क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? तो हाँ जी, आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल बाय वे ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। नाउ अगला सवाल आता है, व्हाई डू द ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड इन अ जर्नल रेदर देन स्ट्रेट इनटू लेजर। ऐसा क्यों होता है कि ट्रांजैक्शंस को हम जो है वो जर्नल में एंट्री करते हैं पहले उसकी, जिसको हम कह रहे हैं कि ये प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, उसको हम लेजर में एंट्री नहीं करते? ये बताइए। तो आप मोटे मोटे तौर पे समझेंगे क्या कि आपने सीखा कि भाई साहब पहले जो है ना वो जर्नल तैयार होता है, उसके बाद हम बैलेंस को कहां लेके जाते हैं? इसमें से लेजर में लेके जाते हैं। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ऐसा क्यों ना करें कि हम सारा का सारा लेजर में डाल दें एक साथ। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जर्नल जो है वो बहुत सारे पर्टिकुलर्स, बहुत सारी डिटेलिंग प्रोवाइड करता है, वेयरएज जो लेजर है इट्स अ काइंड ऑफ समरी। लेजर जो है वो क्या, एक प्रकार की समरी देता है आपको। आप लेजर को देख के ये नहीं बता सकते कि वो ट्रांजैक्शन किस चीज का था। उस ट्रांजैक्शन में अगर कोई गलती हुई है तो वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर समरी लिखा है। फॉर एग्जांपल, आपका ये कैश अकाउंट है, आपने कैश अकाउंट बनाया तो डेबिट में आपने लिखा जब जब आपके पास कैश आ रहा था, और क्रेडिट में लिखा जब जब कैश जा रहा था। बट जो कैश आ रहा था वो किससे आ रहा था, किस चीज का कैश था, किस नेचर का कैश था, ये सारी बातें आपको यहां पे नहीं पता लग पाती हैं। किस डेट में कैश आया वो भी आपको पता नहीं लग पाता है। इवन चाहे डेट का कॉलम तो आप बना भी लें, बट तो मोटे तौर पे जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये कि जर्नल के अंदर एक एडिशनल क्वालिटी वाली चीज है, दैट इज व्हाट, नरेशन, जो कि कहां नहीं होती है, लेजर में नहीं होती। ये एक जर्नल को बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है, क्योंकि उस नरेशन की मदद से आप पूरी ट्रांजैक्शन को समझ सकते हैं कि ट्रांजैक्शन हुई क्या थी। ठीक है, जो कि इसके अंदर नहीं होता। ये एक तरीके से समरी फॉर्म में जितने भी लेजर के बैलेंसेस होते हैं वो हम अल्टीमेटली यहां पे शिफ्ट कर देते हैं और उसके बाद इसका क्लोजिंग निकाल के बता देते हैं, दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर लेजर, जो कि फर्दर ट्रांसफर किया जाता है कहां पे, ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि लेजर जो है वो एक तरीके से समरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वेयरएज जो जर्नल है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऑल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है। इसलिए हम पहले जर्नल में जाते हैं, उसके बाद वहां से लेजर में जाना पसंद करते हैं। ठीक है सर, चलिए ये हो गया इसका जवाब। आई थिंक मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूं, इसको आपके लिए काफी है। इसको आप किसी भी लेवल लैंग्वेज में अपने एग्जाम में कोट कर देंगे, आपके नंबर नहीं कटेंगे। इस पर टेंशन नहीं लेना कि सर इसको लिखेंगे कैसे। जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसी बातों को आप अपनी भाषा में, जो भी आपकी अंग्रेजी है, आपकी पर्सनल अंग्रेजी है, उस अंग्रेजी में आप छाप दें, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अकाउंट्स में नंबर नहीं कटते, अनलेस अदरवाइज कि वो बहुत ही गिरी हुई अंग्रेजी आप लिख रहे हैं जिसके अंदर कुछ सेंस नहीं बन रहा हो। अदरवाइज ग्रामेटिकल मिस्टेक या इस टाइप की छोटी मोटी गलतियों की वजह से अकाउंट्स में जनरली नंबर नहीं काटे जाते हैं। यहाँ पे आपकी दिखी जा रही है कि आपकी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग की नॉलेज कितनी शार्प है, ना कि अंग्रेजी टेस्ट की जा रही है। तो इसलिए जो बात आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उस बातों को आप अपने लैंग्वेज में लिख देंगे, चल जाएगा। जैसे कि अगर इसका आंसर लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे कि भैया लेजर जो है, लेजर प्रोवाइड्स ऑल ट्रांजैक्शन इन अ समरी मैनर, वेयरएज द जर्नल प्रोवाइड्स all detailed information या फिर all important information with respect to any particular transaction. That's why it is preferred to record the transaction into journal before ledger. ठीक है, चलिए। Now, is capital account a personal account
और रियल अकाउंट एंड वाई। आपको बताना है कि जो कैपिटल अकाउंट है वो आपका पर्सनल है या रियल है। अब जो भी आप आंसर देंगे उसके साथ साथ आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो हमने देखा था कैपिटल अकाउंट क्या है, किसी व्यक्ति का अकाउंट है, किसी व्यक्ति का अकाउंट है। जैसे राम का अकाउंट तो राम का कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल हो चाहे ड्राइंग हो, बोथ आर पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल के अंदर अगर हम बात करें तो कौन से नेचर का होता है सर, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है या रिप्रेजेंटेटिव है। तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल तो है नहीं, किसी व्यक्ति का अकाउंट है, रिप्रेजेंट ये किसी को कर नहीं रहा क्योंकि ये कोई एक्सपेंस नहीं है जिसके प्रीफिक्स या सफिक्स में कुछ लगा दिया गया हो। तो ऑब्वियसली इट इज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग जिसका अकाउंट है, जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट नहीं होता। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे कि भैया ये जो है प्रोप्राइटर के ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करता है और प्रोप्राइटर जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक क्या है, एक जीव है, एक जिंदा मनुष्य है। तो इस वजह से ये पर्सनल अकाउंट के नेचुरल की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन सिचुएशन व्हेन कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन सिचुएशन व्हेन कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। एक सिचुएशन बताना है जब कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो और एक जब क्रेडिट हो। तो डेबिट कब होगा, जब आपको कोई लॉस होंगे, और क्रेडिट कब होगा, जब आपको कोई प्रॉफिट या गेन होगा। वेरी सिंपल। आप और भी बता सकते हो, डेबिट कब होगा, जब ड्राइंग होगी, क्रेडिट कब होगा, जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बट बहुत सिंपल और बहुत परफेक्ट एग्जांपल जो इसका बैठेगा वो क्या, कि भैया लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट के केस में कैपिटल अकाउंट में आप ऐड कर देते हो, मतलब उसको क्रेडिट कर देते हो। ओके सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें जाना पड़ेगा नीचे। तो अगला सवाल है, What does a credit balance in capital account signifies? मतलब कि अगर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है? तो बताएं, जो कैपिटल अकाउंट है इसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? पहले तो इसका जो मेन बैलेंस है, मतलब कि जैसे कि हम बोलते हैं एसेट का कैसा बैलेंस होता है तो डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का कैसा होता है तो क्रेडिट होता है। वैसे ही कैपिटल का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है या डेबिट बैलेंस होता है? तो ऑब्वियसली कैपिटल का जो है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अब अगर किसी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि इट इज अ पॉजिटिव बैलेंस। इस लेजर का ये एक पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब इतना ये वो पैसा है जो कि किसी भी प्रोप्राइटर ने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रोप्राइटर के द्वारा उस बिजनेस में लगाया गया है। और इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये वो पैसा है जो कि वो बिजनेस ओ करती है किससे, प्रोप्राइटर से। मतलब एक तरीके से उसने प्रोप्राइटर से इतना पैसा लिया हुआ है बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, तो तीन बातें, पॉजिटिव बैलेंस है, दूसरा कि ये वो पैसा है जो कि कैपिटल ने लगाया है किसने, बिजनेस में, या इसको इस तरीके से लिख दो, ये वो पैसा है जो कि बिजनेस ने ओ किया है किससे, आपके प्रोप्राइटर से। ठीक है सर। नाउ नो अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ प्रोप्राइटर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, गिव रीजन। ऐसा क्यों होता है कि प्रोप्राइटर के नाम से हम अकाउंट नहीं खोलते हैं, उसको हम कैसे लिख देते हैं, उसको हम कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर जो प्रोप्राइटर है ये ऑब्वियसली एक यूनिक आइडेंटिटी होल्ड करता है। एक बिजनेस का प्रोप्राइटर एक ही होता है प्रोप्राइटरशिप की अगर बात करें तो, मतलब कि एक बिजनेस का मालिक जो है प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही हो सकता है, तभी वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप या कंपनी की फॉर्म में हो जाएगी। तो अगर कोई प्रोप्राइटर है तो वो अपने आप में एक यूनिक आइडेंटिटी होल्ड करता है उस बिजनेस के अंदर, तो इसलिए उसको एक यूनिक नाम दिया गया कि भैया उसका अकाउंट नहीं बोलेंगे। जैसे राम प्रोप्राइटर है तो आप राम अकाउंट नहीं खोलोगे, पता लगे कोई किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, कोई एक क्रेडिटर भी निकल के आया वो भी राम के नाम का है, कोई एक डेटर निकल के आया वो भी राम के नाम का है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भैया तू प्रोप्राइटर है, तू भीड़ में मत जा, ये तो भीड़ है, ये तो बाहर के लोग हैं, आते जाते रहते हैं, बट तुम तो हमेशा रहोगे, सदैव रहोगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए एक सेपरेट अकाउंट यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो बिजनेस का प्रोप्राइटर होता है वो एक यूनिक आइडेंटिटी होल्ड करता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, इसलिए हम उसके नाम से अकाउंट नहीं खोलते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दिस इज सफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डेट्स रिटन ऑफ एज बैड are recovered subsequently it should be credited to debtors account, do you agree? बताइए जी, ये कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा हुआ था बैड डेट रिकवर्ड वाला, कि अगर आपने कोई बैड डेट कर दिया है और उसका पैसा आपको बाद में मिल जाता है तो उसको आप डेटर अकाउंट में लिखते हो। क्या ऐसा करते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं करते यार। क्यों? क्योंकि डेटर तो सर था हमारा, सपोज कीजिए आपका डेटर था 1000 रुपए का, आपको पता लगा ये पैसा डूब जाएगा तो आपने इस डेटर को उठा के कहां डाल दिया, बैड डेट के अंदर डाल दिया। तो आज के डेट में डेटर कितना है, 0। मतलब कि आज के डेट में आप क्या कहते हो, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या लिखा है कि मुझे राम से कितने पैसे लेने हैं, तो कुछ भी नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जितने भी लेने थे वो आपको लगा कि पैसे नहीं मिलेंगे तो आपने उसको कहां डाल दिया, बैड डेट अकाउंट में डाल दिया, एक ऐसा खाता जिसमें कि आपने ये मान लिया कि वो पैसा आपका डूब गया। तो अब जब डेटर से कुछ लेना ही नहीं है तो कल को जब वो बंदा पैसे आके देगा तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कैसे कर पाओगे? उसके अकाउंट को क्रेडिट कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उसके अकाउंट में डेबिट बैलेंस
है ही नहीं, ऑलरेडी है ही नहीं। अगर डेबिट बैलेंस कुछ होता तभी तो क्रेडिट कर पाएंगे, जब बैलेंस ही कोई नहीं है, उसका बैलेंस हम जीरो कर चुके हैं, तो उसको हम डेटर अकाउंट में लेके नहीं जाते हैं, उसको हम कहां लेके जाते हैं, उसको हम लेके जाते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। सपोज 1000 रुपए आपको मिले हैं, तो आप एंट्री क्या करते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, तो ये एक इनकम का अकाउंट है जो कि हम अलग से खोलते हैं, क्योंकि जब हमने बैड डेट में डाला था ये एक खर्चे का अकाउंट था, तो हमने इसको खर्चे में डाल दिया था। आज जब पैसा लौट के आ गया तो हम कह रहे हैं कि एक प्रकार का हमारा ये फायदा है, इनकम है, और इनकम को हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। पैसा रिसीव हो रहा है तो उसको हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया, डेटर अकाउंट में लेके नहीं जाते हैं। तो डू यू एग्री? वी आर नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट। इन दिस सिनेरियो हमारा बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट यूज होता है, जिसको हम यहाँ पे क्रेडिट करके चलते हैं। ठीक है सर, अगला सवाल, अशोक परचेज गुड्स फ्रॉम दिल्ली ट्रेडर्स for 2 lakh rupees. ठीक है सर, as per the terms, if Ashok made full payment within 21 days, he will get cash discount at 2.5%. Ashok paid 1,50,000 within the stipulated time. How much discount will he get? मतलब 2 लाख रुपए आपको लौटाने थे। ठीक है सर, 2 लाख लौटाते तो आपको उस केस में डिस्काउंट मिलता कितना, आपको डिस्काउंट मिलता 2.5%। ठीक है सर, अब अशोक ने 1.5 लाख लौटा दिए, तो आप क्या करोगे, आप 1.5 लाख के ऊपर 2.5% कैलकुलेट कर दोगे और बोलोगे इतना डिस्काउंट उसको मिलेगा। इससे सवाल आसान और क्या हो सकता है? क्या यही आपका जवाब है? अगर आपका जवाब ये है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं सर हम? क्योंकि देखो, जब इसने परचेज किया था तो उस पर टर्म्स में क्या लिखा था, इफ, ध्यान से आप टर्म्स को थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे, इफ अशोक मेड फुल पेमेंट विद इन 21 डेज, तो उसको कितना मिलेगा, 2.5% का डिस्काउंट। ये नहीं कहा था कि अगर पार्शियल पेमेंट भी देगा तो भी 2.5% का डिस्काउंट देंगे। ये नहीं कहा था कि कुछ भी पेमेंट आ जाएगा तो उसके ऊपर हम 2.5% का डिस्काउंट देंगे। यहां पे शर्त ही ये रखी गई थी कि भाई साहब पूरे पैसे दोगे ना तब तो डिस्काउंट मिलेगा। उस भाई साहब ने पूरे नहीं दिए, उसमें से अधूरा दिया है, कम पैसे दिए। अगर ये 1,99,999 रुपए भी देता ना तो भी हम इसको डिस्काउंट नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे टर्म्स में जो लिखा है वो लिखा क्या है, फुल पेमेंट। तो पूरा पेमेंट मिलता तो आप उस पूरे पेमेंट के ऊपर 2.5% का डिस्काउंट कैलकुलेट करते, बोलते इतना डिस्काउंट उसको दिया जाएगा। बट इन दिस प्रेजेंट सिनेरियो द डिस्काउंट अमाउंट इज निल, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ दिस टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है सर, समझ में आया। आगे, रवि परचेज्ड ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर 5 लाख लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। As per the terms, he can deduct 4% cash discount if he pays the full amount within 15 days. कह रहा है पूरा पैसा दे दोगे 15 दिन के अंदर तो 4% का डिस्काउंट और काट लेना। ठीक है सर, what amount he will have to pay to avail the cash discount? कैश डिस्काउंट अवेल करने के लिए उसको कितना अमाउंट यहां पे लौटाना पड़ेगा? तो मोटा मोटा आपसे बस कह रहा है कि बेटा इसकी कैलकुलेशन करके बता दो। तो बता देंगे सर जी, इसमें क्या मुश्किल है। देखो सर, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5 लाख रुपए। ठीक है सर, ये तो अमाउंट था, ये गुड्स की वैल्यू थी, इसमें से लेस किया गया 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो इसमें से लेस करते हैं। आओ जी 20%, जब लेस करोगे 20% तो ये आएगा 1 लाख रुपीज। ठीक है सर, ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, कितना बचेगा सर, 4 लाख रुपीज। अब 4 लाख रुपए इसको मिले हैं, अब अगर इसको डिस्काउंट अवेल करना है तो इसको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, क्या अगर डिस्काउंट चाहिए तो यहां पे भी कंडीशन तो वही है कि पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। और पूरी पेमेंट कितने दिन के अंदर करनी है, 15 दिन के अंदर करनी है। ये इसने आपसे पूछा है कि भैया कैश डिस्काउंट लेने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, मतलब कि कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना पैसा आपको देना बनता है। तो आप कैश डिस्काउंट माइनस करोगे लेस कितने परसेंट सर, 4%। तो 4% निकालोगे पूरे अमाउंट पे, तो 4 लाख का 4% कितना आएगा सर, 16,000 रुपए। तो इसका मतलब जो बैलेंस निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 3,84,000। मतलब कि अगर ये 3,84,000 रुपए दे दे तो इसका ये 16,000 का डिस्काउंट अवेल करते हुए पूरा जो मामला है वो सेटल हो जाएगा, अकाउंट यहां पे सेटल हो जाएगा। बट अगर ये 2 लाख रुपए देगा तो उसके इसमें क्या डिस्काउंट मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। क्यों? क्योंकि यहां पे भी फुल कंडीशन वाली बात की जा रही है। ठीक है सर, तो इसके अंदर आंसर आएगा आपका 3,84,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन एन एसेट अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेबिट साइड, गिव रीजन। कह रहा है जब एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, इसका कारण बताइए, इसका रीजन बताइए। तो आप बोलोगे क्या कि सर जो भी एसेट अकाउंट होते हैं ना, बताइए सर, जो भी एसेट अकाउंट होते हैं ना, ये किसके अंदर क्लासीफाई होते हैं, ये क्लासीफाई होते हैं रियल अकाउंट के अंदर, पहला। नाउ अब अगर रियल अकाउंट में क्लासीफाई होते हैं तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल क्या है आपका, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो अब अगर एसेट बढ़ रहा है तो एसेट आ रहा होगा, और एसेट आ रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको डेबिट करना पड़ेगा। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर एसेट कम हो रहा होता तो उसको क्या करते, क्रेडिट करते। ये हो गया आपका रीजन, बात खत्म। कैसे, अब इसको आंसर में कैसे लिखोगे कि भैया एसेट अकाउंट जो है वो एक रियल अकाउंट है,
Hence, rule applicable is what? Debit what comes in, credit what goes out. अब increase in asset means क्या कि भैया asset आ रहा है, hence asset account is debited. ठीक है, तो जो हम प्रैक्टिकली करते हैं उसको आपको थ्योरेटिकली यहां पे लाइन में चिपका देना है. नाउ नेक्स्ट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटी अकाउंट इज रिकॉर्डेड ऑन इट्स क्रेडिट साइड. अब जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं. अब इसका रीजन बताइए. तो सेम चलोगा आप इसके अंदर भी. जितने भी आपके लाइबिलिटी के अकाउंट होते हैं वो सारे किसके अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं? जितने भी लाइबिलिटी होते हैं वो सारे किसके अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं? वो किए जाते हैं आपके पर्सनल अकाउंट में. कैसे सर? कैपिटल लाइबिलिटी है, किसमें जाता है? पर्सनल अकाउंट. इसके अलावा आपने कोई बैंक से लोन लिया, वो भी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. कैपिटल क्या था? नेचुरल पर्सनल अकाउंट. आपका कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रह गया तो वो क्या है? आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. मतलब इन एनी वे जो भी लाइबिलिटी होगी वो आपको किसी मनुष्य से मिला होगा, किसी कंपनी से मिलेगा, किसी संस्थान से मिलेगा, या फिर किसी व्यक्ति का आपने उधारी ले रखा होगा जो कि आपने लौटाया नहीं होगा, या कोई खर्चा ऐसा देनदारी का होगा जो आपने लौटाया नहीं होगा. ये सारी की सारी आपकी लाइबिलिटी बनती है. और लाइबिलिटी हमेशा किसी ना किसी पर्सन की ही होगी, चाहे वो नेचुरल कैटेगरी का हो, चाहे आर्टिफिशियल, चाहे रिप्रेजेंटेटिव. तो ये आ गया आपका किसके अंदर? ये आ गया पर्सनल अकाउंट के अंदर. ठीक है सर, ये बात समझ में आती है. अब जब पर्सनल अकाउंट के अंदर आ गया तो पर्सनल अकाउंट का रूल बता दो फिर. तो पर्सनल अकाउंट का सर रूल क्या होगा? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. अब जब इसका रूल ये है तो मतलब यहां पे अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. अब जो कोई आपको पैसा दे रहा है वो कौन है? वो गिवर ही तो है. जो आपको पैसा दे रहा है वो गिवर ही तो है. और जो आपको पैसा दे रहा है अगर वो गिवर है तो ऑब्वियसली बात आपको उसको क्या करना पड़ेगा? आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो आप क्या लिखोगे कि लाइबिलिटी अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर पर्सनल अकाउंट एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट द रूल इज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. नाउ इट इज नेचुरली अज्यूम दैट कि the person who is given us the loan or any kind of liability is there is arise because of the some person who gives the business something, some kind of benefits, and that is a kind of liability, and according to the rule that account should be credited as per the giver rule. वो giver है इसलिए उसको हमें यहाँ पे क्रेडिट करना पड़ेगा. ठीक है सर, चलिए तो इस तरीके से आप रिलेट करके इसको रूल करते हुए अपनी देसी लैंग्वेज में इसके आंसर को चिपका सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंट इज पेड बाय चेक, व्हाट विल बी द क्रेडिटेड एंड व्हाई. रेंट पे किया गया है, चेक के थ्रू पे किया गया है, तो कह रहा है आपसे क्रेडिट क्या होगा और क्यों ऐसा हो रहा है कि उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं. तो पहले तो इसकी एंट्री बता दो सर. तो खर्चा जब आप पे करते हो तो आप क्या बोलते हो? खर्चा अकाउंट डेबिट, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट. टू, कैश में देते हो तो कैश लिखते हैं, आपने चेक से दिया तो आप क्या लिखोगे? यहां पे बैंक लिखोगे. आपने बैंक को कहा भाई साहब पैसे दे दो, इस रेंट का पैसा दे दो, लो हम तुमको चेक देते हैं. ठीक है सर, तो ये आपकी एंट्री होगी. नरेशन क्या मिलेगा? नरेशन सेम लिखोगे, बीइंग रेंट इज पेड बाय चेक. नाउ अब आपने क्रेडिट किसको किया? सवाल क्या था कि क्रेडिट किसको कर रहे हो? तो क्रेडिट हम कर रहे हैं बैंक को. क्यों सर क्रेडिट इसको क्यों कर रहे हैं? तो आ जाओ जी बैंक के रूल के ऊपर घुसते हैं. जो बैंक यहां पे क्रेडिट हो रहा है तो बैंक जो है वो किस नेचर का अकाउंट है? सर बैंक जो है ना ये भी पर्सनल में आता है. क्यों? कौन से पर्सनल में आता है? ये आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. अब पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? रूल हमने यहां लिखा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो यहां पे जो पैसे दे रहा है वो कौन है? यहां पे पैसे दे रहा है बैंक. तो बैंक अगर पैसे दे रहा है तो गिवर कौन हुआ? बैंक. और अगर गिवर बैंक हुआ तो क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक को. ठीक है, तो इसी रूल को अप्लाई करते हुए आप इस एंट्री को यहां पे जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है सर. नाउ व्हाट एंट्री इज पास्ड, ये सारी थ्योरी से खासियत क्या हो रही है ना कि जहां हल्के फुल्के आपके मिसिंग थॉट्स होंगे या मिसिंग कॉन्सेप्ट्स होंगे ना वो सारे के सारे फिल हो जाएंगे यहां पे. जब ये फिल हो जाएंगे तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि रॉकेट की तरह आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल एंगल से उसकी जस्टिफिकेशन आपने इन सवालों में देख ली होगी. नाउ What entry is passed when check received from a customer are not sent to bank on the same day. तो हमने बैंकिंग एंट्री सीखी थी सर. बैंकिंग एंट्री में क्या सीखा था कि जब हमें चेक्स कोई भी चेक रिसीव होता है कस्टमर से तो दो बातें हो सकती हैं, या तो हमने उसको सेम डे में बैंक भेज दिया होगा या सेम डे में बैंक नहीं भेजा होगा. आपसे यहां पे पूछ रहा है कि अगर सेम डे में बैंक नहीं भेजा गया तो उस केस में क्या एंट्री करते हो? आप बोलते हो कि जो चेक है ना वो अभी हाथ में ही रखा है, मतलब चेक इन हैंड. ये एक अकाउंट खोलते हैं, इसको हम डेबिट कर देते हैं. टू, जिससे पैसा मिला है वो कौन होगा हमारा? वो होगा हमारा कस्टमर. तो आप बोलते हो कस्टमर पर्सनल अकाउंट, कस्टमर पर्सनल अकाउंट. तो ये एंट्री हुआ करती थी हमारी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. यही जब हम बैंक भेज देते हैं तो उसके इसमें आप क्या एंट्री करते थे? आप चेक इन हैंड नहीं लिखते थे, आप सीधा सीधा उसको क्या लिख देते थे? बैंक अकाउंट डेबिट. उसको आप क्या लिख देते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. राम से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, श्याम से मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम. बट यहां पे चेक इन हैंड है तो आप लिखोगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम श्याम मोहन, जो भी नाम होगा. नाम नहीं पता तो हम लिखते हैं कस्टमर पर्सनल अकाउंट. ठीक है सर. नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹15,000 वाज सोल्ड फॉर 6,000। 15,000 का आपका फर्नीचर था, उसकी बुक वैल्यू थी, उसको आपने 6,000 रुपए का बेच दिया। एंड न्यू फर्नीचर वॉज परचेज फॉर 20,000। नया फर्नीचर जो है वो आपने 20,000 रुपए का खरीद लिया। फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड विद। अब फर्नीचर अकाउंट को आपको डेबिट कितने से करना है ये आपको बताना है। ठीक है, आप वैसे तो मैं अपनेटली चाहूं तो आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट द बेटर इज कि हम इस पूरे ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री पास करते हैं। आइए सर, तो पहले क्या किया आपने, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 15,000 उसको आपने बेच दिया 6,000 रुपए में। तो पहले यहां तक की बात खत्म करते हैं, उसके बाद नए फर्नीचर पे इसके बाद जाएंगे। ठीक है सर, तो 15,000 का फर्नीचर 6,000 में बेच दिया, तो बेचा होगा तो नो डाउट आपको क्या रिसीव हुआ होगा, पैसे। तो आप बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। ठीक है सर, डेबिट कितने में बेचा है आपने, 6,000 रुपए में, तो 6,000 रुपए आपको मिल गए। अब जो आपका एसेट आपके पास से जा रहा है तो एसेट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एसेट जो जा रहा है सर वो 15,000 का जा रहा है, पैसे आ रहे हैं 6,000 रुपए, तो बीच में 9,000 रुपए का आपका फायदा है कि नुकसान है, नुकसान है। इस नुकसान को आप क्या बोलोगे, लॉस ऑन सेल। ठीक है, और बड़ा लिखना चाहो तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो 9,000 का नुकसान हुआ, 6,000 रुपए आ गए, 15,000 का एसेट आपका चला गया, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो गया 15,000 रुपए से। ठीक है सर, नाउ आपसे क्या पूछ रहा है, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड विद, तो क्या ये डेबिट हो रहा है यहां पे, नहीं, डेबिट क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट। आपसे पूछ रहा है फर्नीचर अकाउंट कितने से डेबिट होगा, तो इस ट्रांजैक्शन में इसके जवाब का कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नया फर्नीचर हमने परचेज किया 20,000 रुपए का। जब नया फर्नीचर आपने परचेज किया तो फर्नीचर आपके पास अब आया है, फर्नीचर आया है तो आपका डेबिट होगा कितने से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 20,000 रुपए टू कैश या बैंक, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम। सर कुछ ना पता हो तो क्या यूज करें, आप कैश यूज कर लो, बैंक यूज कर लो, कोई नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, कितने से, 20,000 रुपए से। ठीक है सर, अब आपका सवाल क्या था, फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड विद, तो फर्नीचर अकाउंट बताओ कितने से डेबिट हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड विद 20,000। ये फिलअप्स में क्या लिखोगे आप, 20,000 रुपए। यहां पे फर्नीचर क्रेडिट हुआ है, आपसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ डेबिट का, तो डेबिट का आपको बताना है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 20,000 रुपए से। ठीक है सर, तो इस टाइप से भी सवाल पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म हैज विथड्रॉन गुड्स फॉर हिज पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर जो है वो गुड्स ले गया पर्सनल यूज के लिए, द अकाउंटेंट हैज रिकॉर्डेड इट एज अ सेल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इज ही करेक्ट इन डूइंग सो। अकाउंटेंट गधा है, वो कह रहा है कि प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए घर लेके चला गया कुछ गुड्स, और उसने कहा कि सेल हो गया, सेल हो गया, सेल हो गया, मजा आया, मजा आया। बिल्कुल गलत। क्या इसको हम सेल कहते हैं, नहीं सर, इसको हम ड्राइंग कहते हैं। और इसको जब हम ड्राइंग कहते हैं तो क्या हम सेल को क्रेडिट करते हैं या फिर परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं, परचेज अकाउंट को ही क्रेडिट करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या उसने करेक्ट किया है, तो आप क्या जवाब दोगे, नहीं, द अकाउंटेंट इज नॉट करेक्ट। जो गुड्स प्रोप्राइटर विड्रॉ करके ले गया है इज क्रेडिटेड टू परचेज अकाउंट। जो विड्रॉ करके ले गया उसको आप क्या करते हो, इसकी एंट्री क्या करते हो, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, और क्रेडिट किसको करना चाहिए था, परचेज अकाउंट, ना कि सेल्स अकाउंट। तो जो इसने किया है वो गलत किया। अच्छा, दूसरी बात, ये ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड किस पे होती है, कॉस्ट प्राइस पे या सेल प्राइस पे। अब सर इसका क्या झोल है, देखो थ्योरेटिकली तो आपने एंट्री सीख ली, बट अब सवाल आपको किस तरीके से घुमाएगा, जैसे कि यहीं पे एक एंट्री दी होती है जहां पे बोला जाता कि भैया गुड्स जो है वो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करके ले गया, जो गुड्स वो लेके गया उसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है कितनी, 1,000 रुपए, लेकिन उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो है लेट से 1,200 रुपए। तो आप जो एंट्री करोगे वो 1,000 रुपए से करोगे या 1,200 रुपए से करोगे, ये आपको समझना है। तो आप ध्यान दें कि आप जो क्रेडिट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, परचेज अकाउंट को कर रहे हैं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जितने का खरीदा गया था ना उसमें से उसको आपको लेस कर देना है। अब मोटा मोटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि परचेज अकाउंट को उतने से कम कर देंगे, क्योंकि ये हमारे मुनाफे का सौदा नहीं है, मालिक जो है वो अपने घर ले गए हैं इसको। ठीक है, तो जब मालिक घर लेके जाएगा तो मालिक को पता है कि माल 1,000 रुपए का है, तो क्या वो आपको 1,200 रुपए देगा? कोई भी मालिक अपने ही बिजनेस को क्या एक्स्ट्रा पैसे देगा, बोलेगा कि चलो जी मैं तुम्हें भी एक आउटसाइडर समझ के तुम्हें प्रॉफिट देता हूं? बिल्कुल भी नहीं। मालिक तो वो उसी का बिजनेस है, तो वो हमेशा जब कुछ भी चीज लेके जाएगा तो किस पे लेके जाएगा, कॉस्ट पे लेके जाएगा। तो इसको हम रिकॉर्ड कॉस्ट पे करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि जब भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा ना तो वो कॉस्ट पे ही होगा। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट किस पे हुआ था, कॉस्ट पे। परचेज डेबिट कॉस्ट पे हुआ था, क्रेडिट जब हम सेल करते हैं तो हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस पे करेंगे, लेकिन परचेज को ही जब डेबिट हमने कॉस्ट पे किया और परचेज को ही हमें कम करना है तो ऑब्वियसली हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस यूज करना पड़ेगा, ना कि सेलिंग प्राइस। क्योंकि परचेज में हमने ऐड किया था किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो जब परचेज से ही माइनस करना तो आपको माइनस भी किससे करना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस से, ना कि सेलिंग प्राइस से, अदरवाइज वो माइनस नहीं हो पाएगा। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने मान लो 20,000 रुपए का गुड्स खरीदा,
इसको आप बेचा करते हो 25,000 रुपए का, अब इसने बेचा नहीं है, ये कह रहा है घर ले गया, तो आप 25,000 माइनस करोगे। ऐसा थोड़ी कर सकते हम, नेगेटिव में 5,000 परचेज अकाउंट को थोड़ी दिखाएंगे। परचेज अकाउंट में अगर है ही 20,000 रुपए तो परचेज अकाउंट से माइनस भी कितना हो सकता है, मैक्सिमम 20,000 रुपए। तो इसलिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भैया परचेज अकाउंट में जिस अमाउंट से लिखा जाएगा उसी अमाउंट से परचेज अकाउंट को क्रेडिट भी किया जाता है, और परचेज अकाउंट में हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस से, इसलिए माइनस भी किया जाता है किससे, कॉस्ट प्राइस से। आई होप आगे भी इस टाइप के कोई सवाल आएंगे तो आपको उसकी क्लैरिटी यहां पे मिल गई है कि परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना है तो परचेज अकाउंट को डेबिट किससे किया था, कॉस्ट प्राइस, तो क्रेडिट भी किससे होगा, कॉस्ट प्राइस, ना कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऑल्दो इसकी चर्चा यहां पे नहीं थी, बट आप इस टाइप के सवाल भी देखेंगे अपने आने वाले समय में। ठीक है सर, तो दीज आर फ्यू अनसॉल्व थ्योरेटिकल कम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसको कि हमने डिटेल में यहां पे एनालाइज कर लिया है।